हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने 6th क्लास की एनसीईआरटी फाइनली कंप्लीट कर दी है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल से समझी है। एक एक जो भी हमारे वर्ड थे उनकी जो जो मीनिंग हो सकती थी और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट उनसे क्वेश्चन बन सकते थे जिस चैप्टर से, उनको भी हमने देखा है और इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है और आई होप कि आप सभी को भी वो क्लासेज काफ़ी समझ में आई होगी, हर बात जो बताई जा रही थी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें से कि हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इसमें तो इसको कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ हम लोग नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो वो नोट्स बना सकता है। इंटरेस्टेड क्या, आप लोगों को यदि पढ़ना है तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इसकी इम्पोर्टेंस होती है नोट्स की आपकी, कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको यदि नोट्स बनी रहती है आपके पास तो काफ़ी आसानी हो जाती है पढ़ने में। इसलिए आप मेरे साथ साथ ही नोट्स कंप्लीट करते जाओ ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोझ ना लगे। ठीक है, कि इकट्ठा कैसे नोट्स बनाऊँ, अब मैं पढ़ लिया कैसे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और आप में से जो जो भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन है जो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो हमने देखा है हमारा जो इसका पहला चैप्टर था कि लोकतंत्र में समानता। तो हालांकि हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो 14 से आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार। ठीक है, लेकिन क्या सही मायने में हमको उसका अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा तो कैसे मिल रहा है, कितनी संघर्षों के बाद मिल रहा है, ये सारी बातों को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से समझे हैं। ठीक है, और उसमें से क्या क्या कैसे कैसे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जातिगत भेदभाव होता है, शैक्षणिक भेदभाव होता है, हर एक चीज़ को हमने बारीकी से समझा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इकाई दो में हमको पढ़ना है राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकार का मतलब आपको पता है कि जैसे हमारी जो संसदीय व्यवस्था है इसमें जैसे केंद्र सरकार में संसदीय प्रणाली लागू होती है, वैसे ही हमारे राज्य सरकार को भी कुछ अधिकार हैं, विशेष अधिकार दिए हुए हैं कि वो भी अपने कानून वगैरह बना सकती है राज्य में यदि कुछ करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से बना के दे देगी तो उतना ही मानना पड़ेगा, हालांकि वो मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार भी अपने कुछ नियम कानून, इनको भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं जिसमें ये अपने नियम कानून बना सकती है और लागू करवा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझा दूँ। सबसे पहले तो सरकार का मतलब होता है कि जिसमें से कि कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं इसमें जो कि नियुक्त किए होते या चुने गए होते हैं, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है कि 4 साल 5 साल इतने साल इनको रहना है, उसके बाद दूसरी सरकार आएगी। ठीक है, आप में से जो भी सरकार को और अच्छी तरीके से आप समझना चाहते हो तो आप 6th क्लास की एनसीईआरटी आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ सरकार एक अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, तो आप वहाँ से जाके उसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हम बात करें तो राज्य सरकार। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारी जो वर्तमान समय में अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में कितनी है, तो वर्तमान समय में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। ठीक है, पहले हालांकि क्या था कि जब हमारे संविधान का निर्माण होता है, यानी कि बात करें तो मूल संविधान में मेन रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन किए गए जिसके बाद हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ प्रेजेंट टाइम में हैं। ठीक है, तो इसमें से हम बात करें यदि, तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या किया गया है कि जो केंद्र सरकार को शक्ति तो दी गई है, मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच क्या किया गया, शक्तियों को 3 सूचियों के आधार पर इसमें क्या कर दिया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र सरकार को भी कुछ शक्तियाँ, कुछ विषय ऐसे हैं जिनके अंतर्गत उसको शक्तियाँ प्राप्त है, और कुछ राज्य सरकार को और कुछ समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, कि 7वीं अनुसूची में इसमें बात की गई है 3 अनुसूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे यदि बात करें तो केंद्र सूची में क्या होता है,
जो हमारी संघ सूची होती है, संघ सूची या केंद्र सूची, ठीक है। तो इसमें यदि नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं, जो भी विषय होते हैं, तो सिर्फ इसमें नियम कानून बनाने का या लागू करवाने का अधिकार किसको होगा? हमारे केंद्र को होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप यदि राज्य सूची की हम बात करते हैं, तो राज्य सूची में जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार होगा, इसके अंतर्गत जो भी विषय रखे जाते हैं, जैसे कि आपका पुलिस हो गया और स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय सुशासन हो गया, तो इनके लिए जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो राज्य सरकार का काम होता है। मतलब कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य का काम होता है, उसको पूरा अधिकार शक्तियाँ प्राप्त होती है कि इनसे रिलेटेड जो भी है वो नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, यानी कि केंद्र सूची जो हमारी है, तो जैसे इसमें विदेश नीति हो गई, वायु सेना हो गई, जल मार्ग हो गया, रेल हो गया, ये कुछ और विषय रखे गए हैं इनमें से, जिसमें केंद्र ही नियम बना सकती है। लेकिन जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय सुशासन हो गया, पुलिस हो गया, तो इनमें क्या करती है कि हमारी राज्य जो है वो उसको अधिकार होता है राज्य सरकार को वो नियम कानून बनाए और उनका पालन भी करवाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात है, समवर्ती सूची, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सपोज समवर्ती सूची है, ठीक है। यहाँ पे समवर्ती सूची आ गई। अब समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही अधिकार होते हैं कि वो क्या करें, इसमें नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के जो भी विषय रखे गए हैं, उसमें बनाए गए नियम कानून में यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोनों के बीच, ठीक है, केंद्र के बीच और राज्य के बीच, यानी कि राज्य कोई दूसरा उसी सब्जेक्ट के लिए कानून बना रहा है और केंद्र कोई दूसरा बना रहा है, ठीक है। तो इसमें से यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फिर उसका जो है किसका मान्य होगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, तो उनमें दो में से फिर किसका कानून मान्य होगा। तो आपको उसका राइट आंसर फिर लगाना पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून फिर मान्य होता है फाइनली, ठीक है। फिर राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, फिर सेंटर का होगा, ठीक है। जो भी वो बनाएगी वही मान्य होगा समवर्ती सूची में, ये बात कही गई है। और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको रट लेना है। और यहाँ पे इसके जो कुछ महत्वपूर्ण विषय थे, हालांकि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उस टाइम पे इसमें केंद्र सूची में बात करें तो लगभग 97 विषय रखे गए थे, ठीक है, ये केंद्र सूची में। और उसके बाद हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 62 सब्जेक्ट रखे गए थे। और हमारी जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए थे, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा है 52 विषय रखे गए थे समवर्ती सूची में। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद वर्तमान समय में यदि बात करें तो राज्य सूची में केंद्र सूची में 100 है, इसमें 66 है और इसमें हमारे बात करें तो 47 है, ठीक है, जो वर्तमान में है। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि इसमें क्या कैसे, ठीक है। और यदि आपको और डिटेल से समझना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिव्य एजुकेशन, वहाँ पे आपको सारे वीडियो जिससे रिलेटेड मिल जाएंगे। जो भी हमारे एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, संविधान की विशेषताएं हो गई, प्रस्तावना, जो भी हमारे आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं और ये जो अनुसूचियाँ हैं, वो सारे की वीडियो आपको मिल जाएंगे एक जगह पे, वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ भी मैं ही समझा रही हूँ और वहाँ नोट्स से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। तो आपकी साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट होती जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि मैंने अभी जितना बताया है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, कि इसमें राज्य सरकार में क्या होता है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 इसमें सूचियाँ रखी गई थी, राज्य सूची और केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें तो सब्जेक्ट आपको पता है, वही हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है, क्योंकि राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनके बारे में समझेंगे। बट उससे पहले इसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग नोट अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे आई होप। तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, सार्वजनिक, ठीक है।
आप सुनते हो सार्वजनिक संपत्ति है, ये सार्वजनिक संपत्ति सबके लिए होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। तो सार्वजनिक का मतलब सबसे पहले तो आप ये समझो सीधे, मतलब एक सिंपल वे में, कि जो भी सरकार के द्वारा कोई भी, चाहे होटल हो, चाहे कोई भी पार्क हो, या कोई भी जगह हो जहाँ पे हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, किसी एक का नहीं होता है। जैसे सपोज कोई पार्क बना हुआ है, सार्वजनिक पार्क है, वहाँ आपके जाने का भी अधिकार है, मेरे भी जाने का अधिकार है, और जो भी अगले व्यक्ति होंगे उनके भी जाने का अधिकार है। उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है, जो कि सरकार की संपत्ति होती है, उसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं, जिसमें सबका अधिकार होता है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष आके उस पर अधिकार जमा ले, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति में हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब ट्रेन हो गई, तो ट्रेन सार्वजनिक संपत्ति है, और ट्रेन में हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, आने जाने के लिए। जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे आप हो या हम हो, अब ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि ट्रेन मेरी है, सिर्फ मैं जाऊँगा, ठीक है, या मैं नहीं कह सकती कि ये सिर्फ मेरी है और मैं जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब वो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ही है कि जिसमें सबका अधिकार हो, ठीक है। जितनी भी हमारे भारत की जनता है, उन सभी का अधिकार सरकार की संपत्ति पे होता है। तो यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति आप क्या नोट करोगे कि वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे वही बात पूरा लिखा गया है कि जो देश के सब लोगों के लिए है, और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये सारे काम जो हैं वो सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यदि हम कोई पार्क खोल रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से कहेंगे कि हम जिसको कहेंगे वो आएगा, जिसको नहीं कहेंगे वो नहीं आएगा, ठीक है। हिम्मत ही नहीं होगी उसकी आने की, और ना ही हम आने देंगे, क्योंकि वो हमारी निजी संपत्ति है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, कि तुम इधर नहीं जाओगे, क्योंकि ये सरकार के द्वारा जो भी आयोजित की जाती है। इसमें स्कूल आ गया आपका, जो भी गवर्नमेंट स्कूल होती हैं, हॉस्पिटल आ गया, टेलीफोन सेवाएं आ गई, और जो भी आदि होते हैं, मतलब इसमें कुछ शामिल होते हैं। और इसके अलावा भी लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं, और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। तो यदि सपोज आपके गांव में स्कूल नहीं है, ठीक है, तो आप स्कूल की मांग कर सकते हो सरकार से कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है, एक स्कूल बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत दूर तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर, गांव से दूर जाके पढ़ना पड़ता है। तो सरकार क्या करेगी कि उसमें से आपको वहाँ स्कूल की सुविधा जो भी है प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो गाँव में काम होता है तो कैसे कैसे होता है। जब हम लोगों ने पंचायती राज और नगर निगम देखा था, उसमें से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को समझा, ठीक है, कि किसमें क्या क्या काम होता है स्कूल बनाने का, और भी जो काम होते हैं गांव के वो कौन करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज हॉस्पिटल नहीं है आपके गांव में, आपको इलाज कराने के लिए जैसे इमरजेंसी केस है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है। और यदि है भी तो कोई प्राइवेट अस्पताल है, या किसी का जो निजी क्लिनिक खोले हुए हैं, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है जिसको आप लोग नहीं दे सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सरकार से अपील कर सकते हो कि हमारे गाँव में अस्पताल नहीं है, तो यहाँ पे बननी चाहिए। तो सरकार उसके लिए फिर कदम उठाएगी, और वहाँ पे आपके जो भी जहाँ पे आप चाहोगे हॉस्पिटल बनाई जाएगी, मतलब सुविधा के अनुरूप, कि कहाँ पे हर एक व्यक्ति को लाभ मिल सकेगा, गांव के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं तो उनको लाभ मिल सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि लोग इन सेवाओं की मांग भी कर सकते हैं, मतलब हम लोग, ठीक है, लोग में हम ही लोग आते हैं, जो भी भारत के हम लोग हैं, ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग, जो हमारे प्रियम्बल में बात कही गई है, तो हम लोग मांग कर सकते हैं। और यदि संस्थाएं, जो भी सपोज संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गई, हॉस्पिटल हो गई, कोई भी जो गवर्नमेंट पार्क वगैरह हैं, तो उनमें कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, सफाई अच्छे से नहीं की जा रही है, या कर्मचारी सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं। जैसे स्कूल का ही ले लीजिए आप, कि वहाँ पे टीचर यदि टाइम से नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको, आपको पता है कि जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी जो वो पेमेंट होती है वो टाइम से आ जाती है, जिस उनका टाइम फिक्स रहता है 1-2 तारीख, जिसके उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट तो आ जाती है, ठीक है।
इसलिए क्या होता है कि हम उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है, और सवाल भी उठा सकते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातों को हम लोगों ने समझा, ये क्या है, सार्वजनिक है, जिसमें हमको इतने अधिकार प्राप्त है, यानी कि हम सभी लोग वहाँ पे जा सकते हैं, उसमें सब लोगों का अधिकार होता है। वहाँ पे हम मांग भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमको और चाहिए, और वहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं यदि वो काम नहीं कर रही हैं तो उनके खिलाफ हम मतलब कि उस आवाज़ उठा सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, या यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे निजी। निजी का मतलब प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियां होती हैं, तो जिसमें से जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप समझोगे, मतलब दिमाग में चलता होगा कि ये प्राइवेट प्राइवेट क्या है। तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि जो हमारी रेल है वो क्या है, सरकारी संस्था है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें किसी को भी आने जाने का अधिकार है, और इसका जो किराया वगैरह रहता है फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको प्राइवेट किया जाएगा तो वहाँ पे प्राइवेट के जो भी बंदे होंगे वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। उनसे किसी का मतलब नहीं होता है किसको लाभ हो रहा है किसको हानि हो रहा है। उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे उसमें क्या करें कि हमारा जो है और ज़्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, उनको ये नहीं रहता कि पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक को मतलब कि कितनी परेशानी हो रही है, क्या वो ये एफर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, बस उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, निजी। निजी का मतलब ये होता है कि वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाए। ठीक है, जैसे प्राइवेट स्कूल ही हो गई, ले लो आप। अब प्राइवेट स्कूल का आप देख रहे हो, जो भी हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें से कितनी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है हमें। ठीक है, वो जितना चाहे, उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है कि आप इतनी फीस मत बढ़ाओ, ऐसा मत करो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि LKG के बच्चे को एक 50 से 60 हज़ार रुपये पर ईयर पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन फीस इतनी लग जाती है 50 से 60 हज़ार रुपये। कुछ ऐसे स्कूलें हैं तो वहाँ की जो भी सुविधाएं रहती है उसके अनुरूप वो लोग क्या करते हैं कि अपना थोड़ा बहुत सुविधाएं दिए, उसके बाद वो फीस जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, जो भी चाहे। पता नहीं कौन कौन सी फीस लगाते रहते हैं वो लोग, वो अपनी मर्जी का पूरा सब कुछ निकालते रहते हैं कि आज ये फीस लगेगी, आज वो फीस लगेगी, दुनिया भर का जितना है वो सब कुछ। यानी कि उनका फ़ायदा होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। कंपनी में आप देखते हो तो एक प्राइवेट कर्मचारी, अभी आप लोग सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो भी प्राइवेट जॉब है उसमें एक दिन का मतलब 1 मिनट का भी ठिकाना नहीं है कि कब हमको भगा दिया जा सकता है वहाँ से। क्योंकि वहाँ ना तो हमारे जो स्वास्थ्य की सुविधा रहती है, ना कोई गारंटी रहती है, ना खाने पीने की कोई गारंटी रहती है। बस वहाँ हमको बैल जैसे काम कराया जाता है, और कंपनी वालों के द्वारा ये भी आशा किया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेगा मैं उतना काम कराऊंगा। ठीक है, काम तो वहाँ हम लोगों ने 6th क्लास में समझा था कैसे क्या था कि काम तो वहाँ 12 घंटे का कराते। ठीक है, लेकिन पेमेंट 8 घंटे का ही देते हैं वो लोग, और वहाँ पे जब तक उनका काम रहता है तो आपको रखेंगे, और जैसे ही उनका काम खत्म होता है वो आपको निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो भी डिमांड है वो कम हो रही है, और जब डिमांड कम हो रही है तो वर्कर्स की ज़रूरत भी कम हो जाएगी, क्योंकि माल उतना ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो माल बनेगा। ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि कैसे यदि हमारी डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर उत्पादन भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, और यदि लोगों की डिमांड कम हो जाती है कि सपोज आपको कपड़े लेना है। ठीक है, अब कपड़े की दुकान में जो भी सपोज गर्मी के कपड़े बन रहे हैं, और गर्मी के कपड़ों की मांग गर्मी के सीज़न में ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन उसका ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। तो प्राइवेट कंपनी वाले क्या करेंगे, रखेंगे। अब वही जो गर्मी के कपड़े बनाए जा रहे हैं वही जो हमारी ठंडी आ गई। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी लोगों के द्वारा। अब कोई गर्मी के कपड़े ठंडी में तो नहीं पहनेगा, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर जो वर्कर्स थे गर्मी के कपड़े बनाने वाले उनको फिर हटा दिया जाएगा कि भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रही है। क्यों प्रॉफिट नहीं हो रही? क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो उत्पादित
क्या करेंगे, क्योंकि यदि उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बिकना भी चाहिए, और यदि नहीं कर रहे हैं तो उन्हीं के जो वहाँ पे उनका कारखाना होगा वहीं पे थोक लग जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मतलब वर्कर्स को अपने इच्छा अनुरूप रखते हैं। जब तक वो चाहें वर्कर्स रहेंगे, जब तक नहीं चाहे फिर नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे, ठीक। इसीलिए आदमी क्या करता है कि पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाए एक अच्छी खासी, क्योंकि उसमें लाइफ सिक्योर हो जाती है। हमको ये पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इसमें क्या करेंगे कि यदि हमको गवर्नमेंट जॉब में एक क्या होता है कि आपको काम है तो भी आपको वहाँ पे काम करना है, जाना है। नहीं भी काम है, यदि सपोज किसी भी सीजन में आपको काम ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपकी उतनी ही पेमेंट मिलेगी, और आपका टाइम भी फिक्स है कि उतने ही घंटे काम करोगे, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपके स्वास्थ्य की भी देखभाल के लिए पूरी सुविधाएँ होती हैं, खाने पीने की भी सारी सुविधाएँ होती हैं। इसीलिए आदमी ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले कोशिश करता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे अपनी लाइफ एक सिक्योर हो जाए कि चलो ठीक है, जो भी है अपना मिल रहा है, ठीक है। और क्योंकि प्राइवेट में बस यही है, जितने दिन आप मेहनत करते हो खाते हो, जितने दिन मेहनत नहीं करोगे उतने दिन फिर आपका ही गुजारा होना मुश्किल हो जाता है कि कैसे क्या है, ठीक है। तो ये हमने समझा प्राइवेट और गवर्नमेंट। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे चिकित्सा पर्यटक, ठीक है। पर्यटक का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। तो यहाँ पे चिकित्सा पर्यटक है, ठीक है। पर्यटक कई तरह के होते हैं कि जैसे कोई घूमने जा रहा है, कोई अपने टूरिस्ट जो आते हैं यहाँ पे विदेश से भी आते हैं, ताजमहल देखने आते हैं या कि कुछ भी देखने आते हैं, तो मतलब अब यहाँ पे व्यापार करने ही आ रहे हैं या कि यहाँ पे अपनी दवाइयाँ कराने आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात की कि चिकित्सा पर्यटक का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति दूसरे कंट्री के यहाँ पे अपना इलाज कराने आ रहे हैं हमारी कंट्री में, उसे हम बोलते हैं चिकित्सा पर्यटक, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये जो विदेश के कुछ लोग हैं जो कि बीमारी हालत में यहाँ हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं और ऐसे अस्पताल में आते हैं जिसमें से उनको क्या हो कि विशेष रूप से जो भी वहाँ की सुविधाएं हो, लेकिन पैसा भी कम लगता है और सुविधाएं भी अच्छी खासी मिल जाती हैं और आदमी ठीक भी हो जाता है। इसलिए वहाँ से जो इलाज कराने आते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, विदेशी पर्यटक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें संचारणीय बीमारियां। तो ये वर्ड अब आपको बहुत, आई थिंक कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा संचारणीय बीमारियां। संक्रमित बीमारियां सुना आपने, संक्रमण सुना आपने, बट संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं? तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे संचारिणी बीमारियों का मतलब यही है, संचारिणी का यानी संक्रमित बीमारियां जो होती हैं, जो संक्रमण के द्वारा फैलती हैं। जैसे कि आप पानी पी रहे हो, आपने पानी पिया, कोई आपका भाई पानी पी लिया, आपको सर्दी है तो दूसरे को भी सर्दी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे संक्रमित बीमारी हमारे सामने है वो कौन है? कोरोना वायरस यानी कोविड-19, जिसका ना तो अभी तक कोई इलाज हो रहा है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन बन पाई है अभी तक कि प्रॉपर तरीके से इसको ठीक किया जा सके, ठीक है। अभी आपको पता है कि 5 लाख प्लस केस इंडिया में हो गए हैं और ये इतना जल्दी इंक्रीज हुआ है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना जल्दी इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने सुना था कि दिसंबर या नवंबर में चीन में था, ये चीन के वुहान शहर में। उसके बाद से जनवरी में तो इंडिया में पता लगा कि ये कोरोना वायरस नाम का कोई जो भी डिजीज है वो लोगों को संक्रमित कर रहा है, ठीक है। और उसके कुछ ही महीने बाद इतना ज़्यादा केस बढ़े और ये सबसे ज़्यादा संक्रमित बीमारी है। यहाँ पे पानी और हवा तो ठीक है, इससे तो फैलता ही है। यहाँ पे आप एक दूसरे को टच कर रहे हो, उससे भी यदि आप संक्रमित हो और दूसरे को टच कर रहे हो उससे भी फैलता है। आप किसी सामान को टच कर देते हो उसमें भी उसके 48 घंटे तक वायरस रहते हैं, ठीक है। और उसको यदि कोई और दूसरा करता है उससे भी फैलता है। सब यहाँ तक कि केस आए हैं कि जैसे सपोज आप लोग किसी कॉलोनी में रह रहे हो तो एक खिड़की से दूसरा बात कर रहा है, एक खिड़की से दूसरा, तो हवा के माध्यम से वहाँ तक भी ये जो वायरस है वो फैल जाता है, ठीक है।
यानी ये बहुत ज़्यादा संक्रमित बीमारी है और जो कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं जो संचारणीय बीमारियां हैं। तो यहाँ पे क्या है मतलब जो संक्रमित बीमारियां होती हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे आती है कि हम लोग जो भी है इसके ऐसे ऐसे इतने टफ टफ वर्ड दे दिए जाते हैं इसकी कि उसकी मीनिंग ही हमको पता नहीं रहती कि सही मायने में ये पूछ क्या रहा। हालांकि हमसे पूरा क्वेश्चन, सपोज आप प्री का पेपर दे रहे हो या मेंस का, आपसे पूरा क्वेश्चन इसके बारे में बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूछ लिया संक्रमित बीमारी ना पूछ के संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं। अब हम यही हमको इसका मीनिंग ही नहीं पता है कि संचारणीय क्या होता है। तो बस पूरा क्वेश्चन फिर वही उल्टा का सुल्टा इधर का उधर लिख के चले आएंगे। और यदि इसका मतलब पता होगा हमको तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमको मतलब पता है कि संचारणीय बीमारी, आंसर भी पूरा बन रहा है। वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम इतनी आ गई कि संचारिणी का मतलब नहीं पता था, ठीक है। बाकी आंसर उसका बन रहा है, संक्रमित बीमारी क्या होती है तो पूरा हम आंसर लिख लेंगे डिटेल से। लेकिन संचारिणी, तो इसलिए आप ये जो कीवर्ड्स है इनको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से जो भी नहीं लिख रहे हो तो मान लो कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आप मेरे साथ साथ ये लिखते जाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जब हम पढ़ेंगे इसका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ये कीवर्ड्स आएंगे, ये पूरा नहीं देखा होगा, यहाँ पे निजी दे दिया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि निजी में निजी व्यक्तियों का जो भी अधिकार वगैरह होता है जो अपने लाभ के लिए करते हैं तो उसे हम निजी कहते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्या होता है तो वहाँ पे सिर्फ इतने इतने वर्ड आएंगे, चिकित्सा हो गया, संचारणीय बीमारियाँ हो गई। तो ये आपको इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा। और एक बात है, कोविड-19 की बात आ ही गई है तो आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें घर में। तो ठीक है कि अब इतना नहीं हो पाता है बट आप लोग बाहर वालों से ज़रूर दूर रहें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका दोस्त बाहर से आ रहा है तो उसको हग करें या उससे अपना हाथ मिलाएं, बस नमस्ते करिए, उतने में ही काम चलाइए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं बन पाया या कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो इसलिए आप लोगों का सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच के रहिए, आप लोग दूरी बना के रखिए, तभी इसका कुछ हो सकता है, ठीक है। और जब से लॉकडाउन खुल गया है तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा, मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ रहा, कहाँ 1 लाख से 5 लाख लॉकडाउन खुला उसके बाद से ही पूरा हमारा कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपको खुद से अपनी जो भी आपकी सेफ्टी है वो करनी होगी, ठीक है। आपको अपनी भी और अपने घर वालों की भी। हो सकता है कि आप में से कई लोग बाहर जॉब के लिए जाते हो तो आप लोग जब भी वहाँ से आए तो अपना जो भी है सैनिटाइज करते रहे और उसके बाद जो भी है अपना फ्रेश होके ही घर वालों से मिलें। अदरवाइज ऐसे ही वहाँ से आके सीधे नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि आप भी अपने फैमिली से प्यार करते होगे और सपोज भगवान ना करे यदि कहीं से भी इसका, क्योंकि संक्रमण पता नहीं चलता कहाँ से आ गया है, ठीक है। सपोज आप एक बॉटल में पानी पी रहे हो और कोई संक्रमित व्यक्ति उसी बॉटल को पकड़ लिया, वहाँ से भी हो सकता है। तो आप लोगों को बच के रहना है, ठीक है। और ये मेरी आपसे विनती भी है कि आप लोग अपनी सुरक्षा अब आपके हाथ में है, ठीक है। यानी कि हमारी सुरक्षा अब हमारे हाथ में है क्योंकि अब इसमें जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता है, ठीक है। आपको पता है सब कुछ बंद है, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है। हालांकि बहुत कुछ जो काम है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं क्योंकि इसमें जो इकोनॉमिकल है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको स्टार्ट कर दिया गया है कुछ। बट अभी भी स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए बहुत ही सेफ्टी से रहना पड़ेगा ताकि हमारी जो लाइफ मिली है उसको हम अच्छे तरीके से पूरा अपना इंजॉय करके जी सकें, ठीक है। और अपने फैमिली के साथ रह सकें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक इसका आपको बताना है कि जो भी हमारा लॉकडाउन हुआ था तो एक ही लाइन में आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट मेन रूप से किसको हुआ था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ की अच्छाई के पीछे बुराई होती है, बुराई के पीछे अच्छाई होती है। तो यहाँ पे से कुछ अच्छाई जो हुई थी तो इसका लाभ क्या हुआ था लॉकडाउन के चलते हमारे प्रकृति को या हमको या किसको, तो ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है। अब आई होप कि आप लोग इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं ओपीडी। ओपीडी क्या है तो यह पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को
ओपीडी में जाते हैं, मतलब जो रोगी होते हैं वो क्या करते हैं कि ओपीडी में पहले रखे जाते हैं, उनका इलाज होता है। और यदि वहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इमरजेंसी केस है, इसको एडमिट करना चाहिए, तभी उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ओपीडी का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि आप जाते हो ओपीडी रूम लिखा रहता है, हॉस्पिटल जाओगे, आप में से हर एक लोग गए होगे, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ओपीडी लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे यही होता है कि पहले जो भी सपोज हम जा रहे हैं, हमको फीवर है, तो पहले हमको ओपीडी में रखा जाएगा, वहाँ पे दवा वगैरह दी जाएगी, चेक किया जाएगा। यदि वहाँ पे उनको डॉक्टरों को ऐसा लगता है कि ये जो भी है मरीज, तो इसको काफ़ी इमरजेंसी केस है, इसको अभी एडमिट करना चाहिए या इसका और गहराई से इलाज होना चाहिए, तो वो एडमिट करता है, अन्यथा वहीं से आपको दवा वगैरह दे देगा और आपको वहाँ से बोल देगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से ही तो सबसे पहले ओपीडी, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप कि इतना जो भी है, हमारी ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने नोट्स भी कर लिया होगा, ठीक है इसको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को जो भी क्लासेस चल रही हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो ये लोग आप लोग बताया करो, क्योंकि हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो जब आप ही लोग नहीं बोलोगे तो फिर ऐसे में कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग बताया करो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये तो ज़रूर बताना है कि नोट्स कौन कौन बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपके नोट्स के लिए तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि कमेंट आते थे तो नोट्स के लिए ही आ रहे थे, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाए। हालांकि एक मैंने इसका अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते जाओ तो बेटर है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। और अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दो और अपनी फैमिली वाली की सुरक्षा का भी ध्यान दो, ठीक है।